गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने केवल बेटा एक इंट्रो लिया था CSEET को लेकर के, कुछ पढ़ाया तो था नहीं, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट जरूर मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? क्या होती है लॉजिकल रीजनिंग, बताएं। वेरी गुड बेटा। किसी इफेक्टिव थिंकिंग के साथ में एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना क्या कहलाती है बेटा? लॉजिकल रीजनिंग कहलाती है। वेरी नाइस बेटा। चले अब थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट के अंदर बेटा फर्स्ट टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूंगा। थ्योरी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी जब हम पढ़ेंगे लास्ट में तो वो हमको याद भी रहेगी। क्लियर? हेलो, तो चलें एक प्रैक्टिकल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो क्या है बेटा? आपका कैलेंडर। हेडिंग डालना है अपनी कॉपी के अंदर, कैलेंडर। नोट डाउन कर लिया बेटा? ओके, तो पहले हम फर्स्ट टॉपिक हमारा कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। सर ये है क्या कैलेंडर में? कैलेंडर तो हमने देखा हुआ है, बहुत अच्छे से जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। बिल्कुल बेटा, कैलेंडर क्या होता है ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कैलेंडर का हम क्या यूज करते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर? क्या यूज करते हैं कैलेंडर का बेटा? हम डेट देखने में यूज करते हैं। डे देखते हैं, मंथ देखते हैं कौन सा चल रहा है, कौन सा मंथ आने वाला है, कौन सा दिन आने वाला है, कौन सा दिन निकल गया है। ये सारी बातें हम किससे डील करते हैं बेटा? कैलेंडर के थ्रू डील करते हैं कि नहीं? बोलो। बर्थडे कब आएगा हमारा, कब घूमने जाना है, कब छुट्टियां मनाने जाना है, कब फेस्टिवल आने वाले हैं, कब कोई प्लेइंग गेम होने वाले हैं, कब हम समर कैंप में जाने वाले हैं, कब अच्छी खासी छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाली चीज क्या है? फटाफट बोलो। कैलेंडर। यही सारी इंफॉर्मेशन हमको कैलेंडर के थ्रू मिलती है कि नहीं? बोलो। हमने कैलेंडर को बस इतना ही जाना है। एक और चीज हमने पढ़ी है, 365 डेज होते हैं कैलेंडर के अंदर। बोलो हाँ या ना? ये सब कुछ एक बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को कैलेंडर को लेकर के होगा। आई होप, मैं ये उम्मीद रखता हूं। बोलो है क्या ये? वेरी नाइस बेटा, यूसी। चले तो ये कॉन्सेप्ट तो आप सबको समझ में आ गया होगा। एक और बात बेटा, आप स्क्रीन आप लॉक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई स्टूडेंट यदि कोई जवाब देगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने स्क्रीन लॉक करना आपको बताया था। सारी स्क्रीन एक साथ खोलो और फिर मेरी स्क्रीन पर जाकर के डबल क्लिक करना, स्क्रीन लॉक हो जाएगी। क्लियर? चलें तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि सर कैलेंडर क्या होता है। हमको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कैलेंडर क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे क्या है। लेकिन कोई ये बता सकता है कैलेंडर आया कैसे, बना कैसे? नहीं। ये कैलेंडर की हिस्ट्री क्या है, मतलब ये हम तक इस तरीके से आज रिप्रेजेंट होता है, क्या ये पुराने समय में ऐसा ही था? इसको बनाया किसने? ये सारी बातें भी तो हमको जानना है। बोलो। बट इट इज नॉट अ लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन हाँ, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको एक चीज, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो चलो हम सुनते हैं कैलेंडर की एक हिस्ट्री, देखते हैं कैलेंडर की हिस्ट्री क्या थी। चलो कैलेंडर की एक हिस्ट्री मैं आपको सुनाता हूं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर बहुत सारे तरीकों से बनाए गए थे, लेकिन किसी भी कैलेंडर को बनाने के लिए मुख्यतः 3 तरीके प्रचलित हैं: लूनी सोलर, लूनर और सोलर। बात करें लूनी सोलर की, तो सूर्य और चांद दोनों को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लूनर कैलेंडर की, तो चांद को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे लूनर कैलेंडर कहते हैं।
और अगर हम बात करें सोलर कैलेंडर की, तो सूर्य को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे सोलर कैलेंडर कहते हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहला कैलेंडर 3761 बीसी में डायनेसिस एक्जिक्यूस द्वारा बनाया गया था, जिसे उन्होंने हेब्रू कैलेंडर का नाम दिया था। आमतौर पर इस कैलेंडर को यहूदी कैलेंडर या जैविश कैलेंडर भी कहा जाता था। यह सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनीसोलर कैलेंडर था। इस कैलेंडर में आमतौर पर 12 से 13 महीने हुआ करते थे और प्रत्येक साल में 353 से 385 दिन हुआ करते थे। दोस्तों, अगर हम इतिहास में थोड़ा आगे चलें तो हेब्रू कैलेंडर के बाद 2637 बीसी में मूल चीनी कैलेंडर का आरंभ हुआ था। यह भी सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित एक लूनीसोलर कैलेंडर है। इसमें 29 से 30 दिन का एक महीना होता था और हर 2 या 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था। मूल चीनी कैलेंडर से थोड़ा आगे बढ़े तो इतिहास के अंदर 716 से 663 बीसी के बीच में एक बहुत ही मुख्य कैलेंडर अस्तित्व में आया था, जिसे हम रोमन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और अगर बात की जाए रोमन कैलेंडर की, तो यह मान्यता है कि रोम के प्रथम सम्राट नूमा पोम्पिलियस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह चंद्रमा पर आधारित एक लूनर कैलेंडर है और इसमें 10 महीनों का एक साल हुआ करता था और 30 दिन का एक महीना हुआ करता था, यानी कि कुल मिलाकर 300 दिनों का एक साल हुआ करता था इस कैलेंडर में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 300 दिन का एक साल कैसे हो सकता है। तो यह भी संभव है कि ज्यादातर ठंडे 2 महीनों में कुछ खास काम ना होने की वजह से उन 2 महीनों को कैलेंडर के अंदर शामिल ना किया गया हो। एक कैलेंडर है विक्रम संवत। यह नाम तो आपने मुख्यतः सुना ही होगा। अगर हम रोमन कैलेंडर से थोड़ा आगे चले इतिहास में तो 57 बीसी के अंदर विक्रम संवत अस्तित्व में आया था। यह मान्यता है कि नेपाल के लिच्छव वंश के राजा धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य द्वारा इस कैलेंडर की स्थापना की गई थी। को गुजरात के खोजकर्ता पंडित भगवान लाल इंद्र जी ने भी सही ठहराया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि विक्रम संवत भारतवर्ष के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। अगर हम इतिहास की बात करें तो जिस समय यह कैलेंडर स्थापित हुआ था उस समय विक्रमादित्य नाम के किसी भी सम्राट का जिक्र इतिहास में नहीं आता है। यह सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनीसोलर कैलेंडर था। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। कैलेंडर में हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था। यह आज भी नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर बना हुआ है और गुजरात में भी कई लोग इस कैलेंडर को अभी भी मानते हैं। संवत के बाद 45 बीसी के अंदर जूलियन कैलेंडर अस्तित्व में आया। रोम का शासक बनने के तुरंत बाद ही जूलियन सीजर ने पहले से चले आ रहे रोमन कैलेंडर के अंदर कुछ सुधार करके इसे जूलियन कैलेंडर का नाम दिया। फेमस मैथमेटिशियन सोमीजीन्स की सलाह पर चंद्रमा वाले लूनर साइकिल को छोड़ सूर्य वाले सोलर साइकिल को इस कैलेंडर का आधार बनाया था, क्योंकि इससे पहले वर्जन रोमन कैलेंडर के अंदर सिर्फ 300 ही दिन थे। तो इसलिए इन नए सुधारों को लागू करने के लिए सीजर को इस कैलेंडर के अंदर 67 डेज और जोड़ने पड़े थे। हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी के अंदर 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो हर चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने का आदेश भी तभी जारी हुआ था। इसके बाद ईसा मसीह के जन्म पर ईसाई कैलेंडर का आरंभ हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद सन 79 के अंदर हिंदू शक संवत का आरंभ हुआ था। सन 597 में ब्रिटेन ने भी जूलियन कैलेंडर को अपना लिया था और फिर 16 जुलाई 622 में इस्लामिक कैलेंडर वजूद में आया। यह माना जाता है कि यह तिथि पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना तक प्रवास करने की तिथि से मेल खाती है। यह कैलेंडर भी एक लूनर कैलेंडर है जो कि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे वर्तमान कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो कि जूलियन कैलेंडर का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जूलियन कैलेंडर में दिनों की सटीक गणना न होने के कारण 15वीं सदी के मध्य तक आते आते इसके अंदर 10 दिनों का अंतर आ गया था। रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने 1570 के अंदर मैथमेटिशियन क्रिस्टोफर कोलावियस की मदद से एक नया कैलेंडर तैयार किया, जिसे आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सन 1582 में लागू किया गया था। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि नए नियमों को लागू करने के लिए जब लोग 4 अक्टूबर 1582 को सोने गए तो वह 15 अक्टूबर 1582 की सुबह को उठे।
और 15 अक्टूबर को उठने के बाद जो 10 दिनों का अंतर पड़ गया था उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनकी मांग थी कि उनके जो 10 दिन कम हुए हैं उन्हें किसी तरह वापस लौटाया जाए। शुरुआत में ब्रिटेन और कुछ गैर कैथोलिक देशों ने इस कैलेंडर को अपनाने से इनकार कर दिया था और फिर बाद में जूलियन कैलेंडर के मौसम के मुताबिक ना ढलने के कारण 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका समेत उसके सभी उपनिवेशों ने इस कैलेंडर को अपना लिया था। ब्रिटेन और उन सभी देशों में 11 दिनों का अंतर पड़ गया था और उनका 3 सितंबर 14 सितंबर में बदल गया था। तथा विश्व के सभी ज्यादातर देश इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद 1873 में जापान ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था और 1949 में चीन ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था। और आज के दौर में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर की पहचान बना चुका है तथा विश्व के सभी ज्यादातर देश इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जिन कैलेंडर्स के बारे में बताया है यह तो उन कैलेंडर की जानकारी है जो कि मुख्यतः कैलेंडर है। इसके अलावा इतिहास में और भी कई प्राचीन प्रचलित कैलेंडर थे जैसे कि माया सभ्यता के कैलेंडर, महाभारत काल की गणना और भी कई प्रचलित प्राचीन कैलेंडर थे। लेकिन इन कैलेंडर्स के बारे में जो है मुख्यतः जानकारी नहीं है, जिस वजह से मैं आपको इन कैलेंडर के बारे में नहीं बता पाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद। हेलो बच्चों, देखा आपने कैलेंडर की हिस्ट्री? ओके, तो अब बताएं बेटा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को उनके आंसर्स देना। पहला क्वेश्चन मेरा है, कैलेंडर किसको बेस बनाकर बनाए गए हैं? बताएं बेटा, कैलेंडर जो बनाया गया वो किसको? सन और मून को बेस बना करके कैलेंडर का डिजाइन किया गया। वेरी नाइस बेटा। अच्छा, करंट में जो कैलेंडर चलता है वो कौन सा कैलेंडर है बताओ बेटा, जो अभी हम देखते हैं? वेरी नाइस बेटा, इट इज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्यों? क्योंकि इसको किसने बनाया? पोप ग्रेगोरियन ने बनाया था। क्लियर? वेरी नाइस बेटा। तो ये कैलेंडर की एक हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। आपसे ज्यादा केवल इतना सा कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं थियोरेटिकल। अगर वो पूछेंगे तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं वो आपसे कि कैलेंडर इट इज अ बेस्ड ऑन, कैलेंडर किसको बेस बना के है? तो आपको आंसर में क्या लिखना है? सन एंड मून। और दूसरा बेटा, जो करंट कैलेंडर हमारा चलता है वो कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कहलाता है? तो इट इज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर? मैं कुछ समय के लिए म्यूट कर रहा हूं बेटा कुछ बच्चों को। तो इट इज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान रखना, ये हमारे कैलेंडर की हिस्ट्री हो गई। अब सर इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ाओगे क्या? बेटा इस टॉपिक के अंदर हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा हमारे इंस्टीट्यूट हमसे इस टॉपिक में 5 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, सेंचुरी टू सेंचुरी और रिपीटेड कैलेंडर। ये 5 तरह के क्वेश्चंस हमारा इंस्टीट्यूट इस टॉपिक में पूछता है। तो आप इस बात को नोट डाउन कर लें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और एक और बात बेटा, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, इस CSEET के अलावा गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो तो वहां भी कैलेंडर के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को बेस बना के बेटा, इन्हीं टॉपिक को बेस बना के हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन से कॉन्सेप्ट, मतलब यहां तक हमको पहुंचने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेंगे। वो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डालेंगे अपनी बुक्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। एक हेडिंग डालना है सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। सर व्हाट इज लीप ईयर, व्हाट इज ऑर्डिनरी ईयर, क्या है ये? सर हमने पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, हमको पता है ये सारी चीजें। बिल्कुल बेटा आपको पता होगा, नो डाउट।
बट इस लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पहले समझते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है इस ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का? चलो तो उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखना। हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन का राउंड लगाती है। जब वो सन का राउंड लगाती है तो हमको पता है वो 365 डेज में पूरा सन का राउंड लगा लेती है। लेकिन बेटा ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। सन के राउंड लगाने में उसको बेटा 365 डेज नहीं लगते, कुछ अलग टाइम लगता है। और वो राउंड किस तरह से लगाती है? अगर हम राउंड की बात करें तो सन का राउंड बेटा कुछ वो इस तरीके से लगाती है। आप देखें सन के चारों ओर अर्थ जो है वो राउंड कर रही है। ये जिस शेप में राउंड लगाती है उसको बेटा बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं उसको? अर्थ ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर बेटा क्या लगाती है? ये राउंड लगाती है। जिस शेप में राउंड लगा रही है बेटा, राउंड लगाने की प्रोसेस को बोलते हैं रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशंस का मतलब है बेटा सन का राउंड लगाना। और आप देखें बेटा एक ओवल शेप पूरा का पूरा क्रिएट होता है। एग्जैक्टली इसको राउंड लगाने में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, जिसको हम 365 डेज ले लेते हैं। जिसके कारण से बेटा हमको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने आपसे बोला अर्थ को एक राउंड लगाने में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड लगता है। इतने समय में बेटा अर्थ जो है वो राउंड लगाती है। मतलब अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिख दूं तो आप इसको लिख सकते हैं 365 डेज .2425 डेज। इतने दिन अर्थ को राउंड लगाने में लगते हैं। लेकिन चूंकि बेटा पॉइंट में हम डेज ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम केवल 365 डेज ही लेते हैं और ये पॉइंट वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। ये पॉइंट वाला पोर्शन अगर हम देखें तो लगभग 45 आवर्स 48 मिनट्स को ये राउंड ऑफ कर दें। अगर हम 5 आवर्स 48 मिनट को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो वो 6 घंटे करीब होते हैं, 6 आवर्स करीब होता है। मतलब हम ये 6 आवर्स हर साल छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, हम ये 6 आवर्स चूंकि छोड़ के चलते हैं हर साल, इसलिए बेटा ये 6 आवर्स एक्युमुलेट होते रहते हैं और 6 आवर्स एक्युमुलेट होकर के चौथे साल में ये पूरा 1 डे बना लेते हैं, एक साल पूरा बना लेते हैं। इसलिए चौथे साल में हम 365 डेज ना लेकर के 366 डेज कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि चौथे साल में लीप ईयर क्यों होता है। क्योंकि हम हर साल 6 घंटे छोड़ के चलते हैं। तो वो 6 घंटे कहीं तो कंसीडर करेंगे। तो वो कंसीडर कहां करते हैं बेटा, हर चौथे साल में एक दिन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वो दिन जो एक्स्ट्रा लेते हैं आपको उस समय पता है, उस समय फेब जो है वो 29 डेज की हो जाती है। इज दैट क्लियर? हेलो, सबको क्लियर हुआ? बताएं बेटा। अब कोई आपसे पूछता है कि भाई चौथे साल में 366 डेज क्यों होते हैं, तो आप उसका आंसर प्रॉपर्ली दे सकते हो, क्योंकि अर्थ को राउंड लगाने में 365 डेज से कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन हमारे कैलेंडर में पॉइंट वाले ईयर डेज हम ले नहीं सकते, तो हम 6 आवर्स छोड़ देते हैं। चौथे साल में उसको कंसीडर करके 366 बना लेते हैं। क्लियर? तो जिस ईयर में मैंने आपसे बोला कि फेब जो है, जिस ईयर में बेटा फेब जो है कितने समय की होगी, फटाफट बोलो,
28 की होगी और 365 डेज लिया जाएगा, वो ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा? ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। जिस ईयर में फेब हमारी 29 डेज की होगी और हम 366 डेज ले रहे होंगे, वो ईयर हमारा कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट यहां जनरेट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सर हम लीप ईयर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? तो बेटा आप खुद सोचो, हमारा पहला ईयर 01 रहा होगा, 01 में हमने 365 डेज लिए होंगे, 02 में 365 लिए होंगे, 03 में 365 लिए होंगे, लेकिन 04 में हमने 366 लिए होंगे। तो जो 4 का मल्टीपल वाला ईयर है, 4 के मल्टीपल वाले ईयर हैं, वो सारे ईयर कौन से ईयर होंगे बेटा? लीप ईयर होते हैं। तो किसके मल्टीपल वाले? 4 के मल्टीपल वाले ईयर सारे के सारे लीप ईयर होंगे। 4 के मल्टीपल वाले सारे ईयर लीप ईयर होंगे। अब आप बोलोगे सर 4 के मल्टीपल वाले सारे ईयर लीप ईयर होंगे कैसे? तो मैंने आपसे बोला हर चौथे साल में लीप ईयर लेना है, क्योंकि 6-6 घंटे हम कंसीडर करते हैं। तो सर पहचानेंगे कैसे? बस बेटा हमको क्या करना है, जिस ईयर को पूछा गया है उस ईयर में हम डिवाइड बाय 4 करके देख लेंगे। अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो पूरा डिविजिबल होगा, अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर वो डिविजिबल है तो वो ईयर लीप ईयर होगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप डिवाइड करोगे लास्ट की 2 डिजिट को, जैसे 2019 पूछा इट इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, तो आप 2019 को 4 से डिवाइड करके देख लो। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो इट इज नॉट डिविजिबल, पूरी भाग नहीं जा रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये ईयर एक ऑर्डिनरी ईयर कहलाना। और चूंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें 365 डेज होंगे और फेब हमारी 28 की होगी। ये बात हमको क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद सर अगर डिविजिबल है तो बिल्कुल बेटा, जैसे 2020 के लास्ट लेटर हमको लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है जिस ईयर का पूछा गया है। तो लास्ट 2 डिजिट 20 डिवाइड बाय 4 करें तो इट इज फुल्ली डिविजिबल, इट इज फुल्ली डिविजिबल, ये पूरी तरह से डिविजिबल है। और जब कोई ईयर पूरी तरह से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल वाले सारे ईयर लीप ईयर होते हैं। तो इसका मतलब 2020 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर है मतलब यहां पर टोटल डेज जो लिए गए होंगे वो 366 लिए गए होंगे, और फेब जो होगी वो हमारी 29 डेज की रही होगी। तो इस तरीके से बेटा हम पहचान कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर कब आता है और लीप ईयर कब आता है। इट इज वेरी वेरी इजी। लेकिन यहां जो खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सेंचुरी ईयर जो होंगे, हमारे सेंचुरी ईयर जो होंगे, आप बोलोगे सर व्हाट इज सेंचुरी ईयर, क्या होते हैं सेंचुरी ईयर? तो बेटा जो हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं, मतलब सर मतलब बेटा जैसे 100, 200, 300, 400, उन ईयर में तो लास्ट के 2 डिजिट 00 होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 100, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 00 हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा। सर इनको कैसे पता करेंगे कि सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? बिल्कुल बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमको यहां पर क्लियरिटी से समझना है। तो ये क्या है सर, थोड़ा सा हमको बताओ बेटा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर बनता है 400वें साल में। सर ऐसा क्यों? तो उसका लॉजिक थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो
मैंने आपसे बोला था कि अर्थ को 365.2425 डेज ही लगते हैं। अर्थ को एक राउंड लगाने में, अर्थ को एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है? मैंने आपसे बोला 365.2425 डेज लगते हैं। लेकिन हम केवल 365 डेज ही लेते हैं, तो चौथे साल में ये सारे डेज एक्युमुलेट होकर के एक 1 डेज ले लेते हैं। मतलब मैं यहां पर इसको भी राउंड ऑफ कर लेता हूं, तो मैं यहां पर लेता हूं 365.25 डेज, इतने कंसीडर करते हैं। तो बेटा हम करते क्या है? मैंने आपसे बोला था आप करते ये हो कि आप 365 डेज ही लेते हो, ये 0.25 हर साल छोड़ के चलते हो। 365 ही लेते हैं और ये 0.25 डेज हम हर साल छोड़ देते हैं, मतलब वो 6-6 घंटे हम छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला था चौथे साल में क्या होता है, ये 0.25 जो होते हैं चौथे साल में एक्युमुलेट हो जाते हैं। मैंने आपसे बोला था यहां 0.25 जो आप छोड़ के चल रहे थे, यहां आप कंसीडर कर लेते हो, 0.25 को कंसीडर कर लेते हो। तो ये ईयर में आप 366 डेज ले लेते हो और हर चौथे साल में आप एक लीप ईयर को कंसीडर कर लेते हो। एवरी 4 ईयर में, चौथे साल में आप लीप ईयर को कंसीडर कर लेते हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो हो क्या रहा है? अगर आप मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, तो हो क्या रहा है, आपने इस समय इतना लगता है, इसको भी राउंड अप करके 0.25 ले लिया, 6 घंटे ले लिए। जबकि मैंने आपसे बोला था एग्जैक्टली 6 घंटे नहीं है, वो 48 मिनट 47.2 सेकेंड है। 5 आवर्स 48 मिनट 47 है, लेकिन आप 6 घंटे ले रहे हो, राउंड अप कर दिया और बढ़ा दिया समय। लेकिन अर्थ तो बेटा उतना ही समय लेगी जो उसको एग्जैक्टली लगता है। तो आपने किया क्या? आपने ये वाला समय कंसीडर कर लिया। सर कौन सा वाला? आपने कंसीडर कर लिया 365.2500, जबकि अर्थ को राउंड लगाने में लगता है 365.2425। ये एग्जैक्टली समय लगता है। तो यहां भी देखें तो आप हर चौथे साल में कितना दिन एक्स्ट्रा ले लेते हो? हर चौथे साल में कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो? 0.0075 डेज हर चौथे साल में आप एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहे हो, जबकि वो कम है, 5 आवर्स ही था। आप 6 घंटे ज्यादा लेकर के बेटा आप हर चौथे साल में 0.0075 डेज ज्यादा ले लेते हो। अब आप ज्यादा ले लेते हो तो कहीं ना कहीं तो कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करते हैं बेटा? जैसे मैं आपसे बोलूं 100 डिवाइड बाय 4 करो, तो 100 ईयर्स जो है पूरी तरह से डिविजिबल है, 25 आ रहा है। तो हर सेंचुरी ईयर 4 से डिविजिबल होती है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट यह है कि मैं कब कम करूं तो ये सब कुछ एडजस्ट हो जाए। तो करना क्या है बेटा, यहां अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके देखूं एक बार, तो बेटा आंसर 0.75 आ रहा है। 0.75 आ रहा है तो मैं 0.75 तो कम कर नहीं सकता। तो एक काम करता हूं, 0.0075 में डेज में मल्टीप्लाई करके देखता हूं 200 का। अगर 200 का करूंगा तो 1.5 आ जाएगा। 0.0075 डेज में मल्टीप्लाई करता हूं 300 का। अगर मैं 300 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.25 आ रहा है। तो 0.0075 में डेज में अगर मैं 400 का मल्टीप्लाई करूं तो ये आए 3 डेज। राउंडिंग फिगर में 3 डेज मिल जाएंगे। तो अगर मैं हर एक सेंचुरी ईयर जो आता है 100वें साल में एक दिन कम कर दूं, मतलब इस 100 ईयर्स को लेना था मेरे को लीप ईयर, क्योंकि लास्ट लीप ईयर 96 लिया होगा, तो ये 100वां साल 4 साल बाद मेरे को लेना था लीप ईयर।
ये लीप ईयर लेना था 400, लेकिन मैं 400 लीप ईयर नहीं लूंगा, इसमें से एक दिन कम कर दूंगा, तो ये ऑर्डिनरी ईयर ही लूंगा। नेक्स्ट 200 वाले ईयर में भी मैं एक दिन कम करके लूंगा, तो वो भी ऑर्डिनरी ईयर लूंगा। नेक्स्ट 300 वाले में भी एक दिन कम कर दूंगा, तो वो भी ऑर्डिनरी ईयर होगा। लेकिन 400वां साल अब कम करने की जरूरत नहीं है, 400वां साल जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। मतलब हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी। सेंचुरी केवल लीप ईयर कब बनेगी? जब वो 400 के मल्टीपल में होगी। क्यों? क्योंकि बाकी तो बेटा ये 3 दिन जो आपने एक्स्ट्रा ले लिए थे, हर सेंचुरी में एक एक दिन एडजस्ट करके चलते हैं, इसलिए बेटा हर 400वीं साल जो होगी वो लीप ईयर होगी। मतलब सेंचुरी कब लीप ईयर होगी? अगर इसका कॉन्सेप्ट हम समझें तो सेंचुरी बेटा जब 400 के मल्टीपल में होगी, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सारी की सारी सेंचुरी लीप ईयर होंगी। लेकिन नॉट अ लीप ईयर, कौन सी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी? अगर हम बात करें तो बेटा आपकी 100, 200, 300, 500, 600, 700, हर बार इनमें एक एक दिन कम होता जाता है इसके कारण से बेटा। लेकिन 800 में कम करने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा बेटा 900, 1000, 1100, फिर 1200 लीप ईयर ले लेंगे, क्योंकि यहां 3 साल फिर कम हो गए। ये देखें, हर साल 3-3 दिन यहां कम करके इनको हमने एक ऑर्डिनरी ईयर बना दिया, जबकि ये लीप ईयर होना चाहिए थे। तो हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है, केवल वो सेंचुरी लीप ईयर होंगी जो 3 डेज के बाद वाली आएगी, 3 डेज कम होने के बाद वाली आएगी। मतलब हर 400 वाली सेंचुरी लीप ईयर होगी। बस कॉन्सेप्ट आपको इतना याद रखना है कि सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं, ये पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। समझाया मैंने, केवल इतना है आपको यहां पर। बाकी ऐसा क्यों, उसका लॉजिक इसलिए बताया क्योंकि मैं 6 घंटे लेके चल रहा था, जबकि एक्चुअल में 5 आवर्स 48 मिनट्स ही लग रहे थे। तो जो 12-12 मिनट्स कुछ ज्यादा लेके चल रहा था, वो हर 100वें साल में एडजस्ट करके एक साल कम, एक दिन कम कर दिया जाता है, जिससे 3 सेंचुरी तक 1 डेज कम करते रहते हैं, तो 3 दिन कम हो जाते हैं। लेकिन चौथी सेंचुरी जब आती है उसमें कम करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर 400 जो होता है वो लीप ईयर हो जाता है। इस कारण से बेटा 400 वाली सेंचुरी जो होगी वो लीप ईयर होगी, लेकिन अदर सेंचुरीज जो होंगी वो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगी। तो ध्यान रखना, यहां पर लीप ईयर और सेंचुरी ईयर का इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़े से लिए अनम्यूट कर रहा हूं, आई थिंक आपको क्लियरिटी बन गई होगी। बोलो। तो अब बताएं बेटा, लीप ईयर कब आता है? कोई आपसे पूछता है कि लीप ईयर कब आता है, तो आप क्या बोलोगे? हर 4 साल बाद। लेकिन हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती। वो सेंचुरी लीप ईयर कब बनेगी? हर 400 साल बाद, क्योंकि हर सेंचुरी में 1 डे हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्या ये समझ में आया? तो सर एग्जाम में क्या ये सब निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बस मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है कि क्यों सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं और कौन सी सेंचुरी लीप ईयर होती है। हमको यहां खाली ये पहचान करना है कि सेंचुरी कब लीप ईयर होगी। तो बेटा सेंचुरी को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे? फटाफट बोलो, 4 से या 400 से? 400 से डिवाइड करके देखेंगे। मतलब जब भी हमसे सेंचुरी का पूछा जाता है कि सेंचुरी इज लीप ईयर और नॉट, तो हम 4 से डिविजिबल ना करके, 4 से डिवाइड ना करके बेटा 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे 100 को 400 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट डिविजिबल, तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। 200 को डिवाइड करो 400 से, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो गया। 300 को डिवाइड करो तो ये भी नॉट डिविजिबल, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो गया। लेकिन 400 डिवाइड बाय 400 इट इज अ डिविजिबल, तो ये लीप ईयर हो गया। 1000 को डिवाइड करो 400 से, तो इट इज नॉट डिविजिबल, तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। लेकिन अगर 1200 को डिवाइड करोगे 400 से, तो इट इज अ डिविजिबल, तो ये लीप ईयर हो गया। बात समझ में आई? तो जब भी सेंचुरी ईयर होगा, जब भी सेंचुरी ईयर होगा, तो बताओ बच्चों सेंचुरी ईयर को कैसे कंसीडर करोगे? फटाफट बोलो। 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है।
सारे बच्चे मेरे को बताएंगे 2096 इज अ लीप ईयर। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, 2096 इज लीप ईयर। कैसे पता? हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। करो डिवाइड, क्या इट इज अ डिविजिबल? कैलकुलेटर निकालो, 96 डिवाइड बाय 4 करो, 96 डिवाइड बाय 4 करो। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं यहां कैलकुलेटर बना देता हूं, लो करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें। 96 डिवाइड बाय 4, देखें क्या पूरी तरह से डिविजिबल हो गया? 24 आ रहा, बोलो इट इज डिविजिबल। मैंने आपसे बोला लास्ट 2 डिजिट ही आपको डिवाइड करना है, तो इट इज डिविजिबल। डिविजिबल है मतलब ये ईयर कौन सा ईयर कहलाना? सारे बच्चे बताओ ये ईयर कौन सा ईयर कहलाना? डिविजिबल है तो ये ईयर कौन सा है? लीप ईयर। सारे बच्चे बताओ नेक्स्ट लीप ईयर कितने साल बाद आना चाहिए? सारे बच्चे बताएंगे 2097 इज अ लीप ईयर। 97 इज अ लीप ईयर। डिवाइड करके देख लो 4 से। 97 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 97 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं बेटा, 97 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 97 डिवाइड बाय 4, देखें फ्रैक्शन आ गया कि नहीं? तो इट इज नॉट डिविजिबल। और अगर ये डिविजिबल नहीं है बच्चों मेरे, तो बताओ बेटा ये नॉट डिविजिबल है तो ये हमारा ईयर कौन सा ईयर कहलाना? अच्छा 2098 बताएगा कोई मेरे को? 2098 इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, करके देख लो, दैट इज ऑर्डिनरी ईयर। बोलो हेलो, इट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, बोलो हाँ या ना। अच्छा नेक्स्ट बताएं मेरे को, नेक्स्ट बताएं। यहीं पर मैं एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछता हूं, बताएं जरा 2099 डिवाइड बाय 4 करके देखो, इट इज अ डिविजिबल या नॉट डिविजिबल? ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है कि नहीं? लेकिन सारे बच्चे बताएं 2100 इज लीप ईयर, तो इट इज अ सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करोगे? सारे बच्चे बताओ 400 से डिवाइड करेंगे। इट इज अ डिविजिबल और नॉट डिविजिबल? इट इज नॉट डिविजिबल, तो दैट मींस इट इज अ ऑर्डिनरी ईयर। सर ये क्या हो गया? 4 साल बाद आना चाहिए था लीप ईयर, क्यों नहीं आया? आपको समझ में आ गया होगा, बताओ क्यों नहीं आया, जल्दी से बोलो। क्योंकि यहां उन्होंने एक दिन एडजस्ट कर दिया। क्लियर? बोलो लेना था 366 लेकिन लिया 365 ही, एक दिन कम कर लिया। हर 100वें साल में वो एक दिन कम करते हैं, लेकिन ऐसा 3 बार करते हैं, लेकिन चौथे साल में करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट कौन सी सेंचुरी लीप ईयर होगी बेटा? 2400 लीप ईयर्स होगी कि नहीं? बोलो। बाकी 2200 2300 इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो अब सारे बच्चों को क्लियरिटी बन गई होगी कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर्स का। बोलो। तो जैसे ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है कि इट इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने सामने रखा है, आपको केवल ये बताना है इट इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। आप मेरे को साथ साथ कैलकुलेशंस करवा देना, बताते जाना किसको किससे डिवाइड करना है, मैं डिवाइड करता जाऊंगा। बताएं। सबसे पहले 300 है, सारे बच्चे बताएं 300 को मैं कितने से डिवाइड करूं? बोलो। पक्का? इट इज अ डिविजिबल और नॉट डिविजिबल? तो बताएं बेटा ये ईयर कौन सा ईयर कहलाना? वेरी नाइस बेटा। 1400 है, बताओ किससे डिवाइड करूं? 400 से। इट इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल? नॉट डिविजिबल, दैट ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर।
अच्छा 16 में बताएं मैं किसको डिवाइड करूं, पूरे 1600 को डिवाइड करूंगा कि केवल लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करूंगा? लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करें, डिवाइड बाय 4 करें, इट इज डिविजिबल और नॉट? हाँ सर डिविजिबल, तो दैट ईयर इज लीप ईयर। 1654 में मैं बताएं मैं किसको डिवाइड करूं? 1654 में पूरे 1654 को डिवाइड करूं कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड? 54 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, बताएं बेटा 4 से डिवाइड करें और बताएं। इट इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल है तो इट इज ऑर्डिनरी ईयर। सारे बच्चे बताएं 2010 को कितने से डिवाइड करूं? 4 से। इट इज डिविजिबल और नॉट? नॉट डिविजिबल। 2.5 आ रहा होगा, पॉइंट आ गया मतलब फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया मतलब क्या हो गया? इट इज। क्या अब निकाल पाओगे ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर? बोलो। सेंचुरी कब लीप ईयर होगी? जब वो 400 के मल्टीपल में होगी। नॉर्मल ईयर कब लीप ईयर होगा? जब 4 के मल्टीपल में होगा। अच्छे से क्लियरिटी बनी? ये कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का। सर ये क्यों निकाल रहे हैं आप लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर? उधर इधर बेटा हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए ये मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होगा उसमें कितने दिन होंगे, फटाफट बोलो। 365 डेज होंगे, वेरी नाइस। 365 और फेब कितने की होगी? 28 डेज की। अच्छा जो हमारे डेज होते हैं बताओ बेटा, जो हमारा एक पूरा वीक होता है वो कितने दिन का होता है? पूरा वीक कितने दिन का होता है? 7 डेज का होता है। तो 365 डेज में कितने वीक बन जाएंगे? अगर मैं आपसे कैलकुलेशन करने का बोलूं तो कितने वीक बन जाएंगे 365 डेज में? तो आप यहां कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं। 365 डेज में 365 डेज में कितने वीक बन जाएंगे? डिवाइड बाय 7 करना, जरा कितना आ रहा है? 52 पॉइंट आया कि नहीं? अब फ्रैक्शन को तो हम वीक बोल नहीं सकते, तो सारे बच्चे बताएं एक साल में कितने वीक होते हैं? सारे बच्चे बताएं एक साल में कितने वीक होंगे? 52 वीक होंगे। अच्छा 52 वीक में कितने दिन कवर हो गए अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे 52 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब कितने दिन कवर हो गए? 364 तो कवर हो गए, बोलो। तो 365 में से 364 डेज तो वीक बन जाते हैं कि नहीं? पूरे पूरे वीक, बोलो। लेकिन एक दिन बच जाता है, जो एक दिन बच जाता है उसका मैं एक नाम दे रहा हूं, वो डे कहलाएगा आज से आपके लिए ऑड डे। क्या कहलाएगा? फटाफट बोलो। ऑड डे। क्लियर? तो सारे बच्चे बताएं ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं? 52। कितने दिन ऑड डे के होते हैं? 1 डे। 1 डे ऑड डे का होगा। लेकिन वहीं अगर हम लीप ईयर की बात करें तो बताओ सारे बच्चों, लीप ईयर 366 डेज का होता है। यहां फेब 29 की होती है। यहां भी बेटा 7 डेज इक्वल टू क्या होता है? फटाफट बोलो। 1 वीक होता है। अगर हम यहां डिवाइड करें, 366 को डिवाइड करें तो कितने वीक बन जाएंगे? चलो यहां भी देख लेते हैं हम। यहां देखते हैं 366 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, तो यहां भी बेटा 52 ही आ रहा है क्योंकि बाकी तो फ्रैक्शन आ रहा है, बोलो। तो यहां भी मेरे बच्चों बताओ कितने वीक बन गए? फटाफट बोलो। 52 वीक। सारे बच्चे बताओ 52 वीक में कितने दिन कवर हो जाते हैं? वो हम अभी कैलकुलेट करके आए। 52 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो कितना हो रहा? 364। सारे बच्चे बताओ 366 में से 364 तो कंप्लीटली वीक बन गए, कितने दिन बच गए? 2 दिन जो बच गए वो कहलाएंगे बेटा आपके ऑड डे। क्या कहलाएंगे वो? ऑड डे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब सर सेंचुरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, बिल्कुल बेटा, और लीप ईयर के अंदर
2 ऑड डे होते हैं, लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं? बोलो। सारे बच्चे फिर से बताएंगे ऑर्डिनरी ईयर को कैसे कैलकुलेट करोगे? डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 400? 400 कब? जब सेंचुरी ईयर हो। 4 कब? जो नॉर्मल ईयर हो। क्लियर? अगर वो नॉट डिविजिबल है तो ऑर्डिनरी, डिविजिबल है तो लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं? कितने दिन वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्डिनरी ईयर में? 360। कितने दिन वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाता उसको क्या बोलेंगे? 1 ऑड डे। और सेंचुरी ईयर, सॉरी लीप ईयर, लीप ईयर में कितने दिन ऑड डे के बच जाएंगे? फटाफट बोलो। 2, क्योंकि यहां एक दिन हमने एक्स्ट्रा ले रखा है वो 6-6 घंटे का। बोलो, अभी क्लियरिटी बन गई? हेलो, वेरी नाइस बेटा। तो ये इस तरीके से हम ऑड डे और नॉर्मल डे कैलकुलेट करेंगे। सर इन ऑड डे का करोगे क्या? बेटा ये ऑड डे ही हमारा डेट डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सारा फंडा कैलेंडर का इन ऑड डे पर ही डिपेंडेंट है, यही हमको कम ज्यादा करना रहते हैं और हमारा आंसर आता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे यहां पर? तो बेटा क्वेश्चन जो यहां पर आएंगे वो आपके आएंगे कुछ इस तरह के, जैसे मैं बोलूं 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था? तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप बोलोगे सर कैलेंडर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग का ये चैप्टर आता है तो विदाउट कैलेंडर देखे आप वो दिन बता पाओगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। और वो डे कैसे बता पाओगे? थ्रू ऑड डे। बस हमको वो ऑड डे कैलकुलेट करना रहेंगे तो हम वो डेज बता पाएंगे। अब वो ऑड डे कैसे कैलकुलेट करना रहेंगे समझेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। बस बेटा इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे। तो आई थिंक सबको ऑड डे क्लियर हो गए होंगे। बोलो। तो बस बेटा हमको ऑड डे कैलकुलेट करना सीखना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे। क्लियर? फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया है, कौन सा? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे। क्लियर? बोलो। हेलो, पक्का? वेरी नाइस बेटा। इस तरीके से कैलकुलेशंस करना है, लेकिन अभी उससे पहले इस लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। सर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या? देखो, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का एक जादू। सारे बच्चे बताएंगे 2018 कौन सा ईयर होता है? 2018 कौन सा ईयर है? सारे बच्चे बताएं 2018 कौन सा ईयर है। जोर से बोलना ताकि मेरे को सुनाई दे। बोलो। हाँ, ऑर्डिनरी ईयर। 2018 is a ordinary year. Clear? 2018 is a ordinary year. कैसे निकाला आपने ordinary year? बताएं। और ये 18 4 का मल्टीपल नहीं होता, 24 का मल्टीपल होता है। बोलो। तो इट इज अ ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या खास बात होती है, ध्यान से देखना। अगर 1 जनवरी को मंडे है, 1 जनवरी को क्या है? फटाफट बोलो। मंडे। तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। देख लो, दिखा? हेलो, हर ऑर्डिनरी ईयर में ऐसा होगा, हर ऑर्डिनरी ईयर में ऐसा होगा। सेम डेट होगी, जिस दिन से वो स्टार्ट होगा खत्म भी उसी दिन पे होता है ईयर। कौन सा ईयर? ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बोलो। तो लीप ईयर एक दिन आगे खत्म होता है। मतलब सर, मतलब जैसे 2020, सारे बच्चे बताएं 2020 इज ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर? लीप ईयर है। तो यहां देखें बेटा 2020 इज लीप ईयर।
यहां देखें 2020 कहां से स्टार्ट हो रहा है, सारे बच्चे बताएं 2020 कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोलो। वेडनेसडे। तो खत्म भी वेडनेसडे पे होना चाहिए था, लेकिन वेडनेसडे पे खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो सारे बच्चे बताओ वो कब खत्म होगा, वेडनेसडे पर कि थर्सडे पर, बोलो। थर्सडे। तो देखें 31 दिसंबर को थर्सडे होगा, बोलो। तो सारे बच्चे, अब मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप मेरे को आंसर दे पाओगे, बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 2019 1 जनवरी को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि हमको खाली ये पता करना है 2019 इज ऑर्डिनरी ईयर, बोलो। हेलो। तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फटाफट बोलो, ट्यूसडे ही होगा। ये आंसर आ गया। बताओ कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? एक सेकेंड, बोलो बोलो। इट इज वेरी इजी। बताओ, इसी को लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहां तक लेके आते हैं कि इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। सबको समझ में आया? पक्का? बिल्कुल। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पर। 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे था, क्लियर? हेलो। तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा बेटा, 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। होगा कि नहीं, बोलो। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो सारे बच्चे बताओ नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख कब से चालू होगी, ट्यूसडे से चालू होगी कि वेडनेसडे से चालू होगी? वेडनेसडे से। क्यों? क्योंकि एक दिन ऑड डे का बचता है, उसके कारण से बेटा क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब 1 जनवरी को क्या रहा होगा, बताओ। 1 जनवरी 2020 को क्या रहा होगा, बताएं। 1 जनवरी 2020 को क्या रहेगा? हाँ, वेडनेसडे रहेगा। ये देखो आया कि नहीं, बोलो। तो आप बेटा कोई सा भी दिन बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, ऑड डे का खेल देखना। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 जून फ्राइडे है, 1 जून 2018, 1 जून 2018 को फ्राइडे है, देखो है कि नहीं? हेलो। 1 जून 2018 को फ्राइडे है, क्लियर? तो सारे बच्चे मेरे को बताओ 1 जून 2019 को क्या होगा, 1 जून 2019 को क्या होगा? अगर 18 को फ्राइडे है तो नेक्स्ट ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, बोलो। तो 1 जून 2019 को फ्राइडे की जगह क्या रहेगा, फटाफट बोलो। सैटरडे। ये देखो आंसर सैटरडे मिला कि नहीं, बोलो। तो सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आप निकाल पाओगे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो, बोलो। जैसे 19 अक्टूबर 2018 को फ्राइडे है, 19 अक्टूबर 2018 को फ्राइडे है, तो सारे बच्चे बताओ 19 अक्टूबर 2019 को क्या होगा? तो आप क्या करोगे, एक दिन जोड़ दोगे क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। बताओ फ्राइडे की जगह क्या आ जाएगा, सारे बच्चे बोलो सैटरडे। आंसर आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो बस बेटा यही ऑड डे का खेल है, इसलिए हमको ऑड डे कैलकुलेशन सीखना है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे कल, बट हाँ अभी इतना सबको क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, खाली आपको यह पहचानना सिखाया कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की पहचान कैसे होगी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर कैलकुलेट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर होगी तो 400 से डिवाइड करेंगे। बस इतना याद करना है। अगर वो पूरे पूरे डिविजिबल है तो इट इज अ लीप ईयर, और डिविजिबल नहीं है तो इट इज अ ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। बस इतना याद रखना है। क्या इतना याद रख पाओगे, बोलो। चलो बाकी कल मिलते हैं, पढ़ के आओगे इतना। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा।